आज सभी की निगाहें इस वक्त अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की तरफ लगी हुई हैं। पूर्वोत्तर के इन दो राज्यों में किसकी बनेगी सरकार? क्या अरुणाचल में पेमा खांडू की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी? क्या सिक्किम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम लगातार दूसरी बार सरकार बना पाएगी? क्या पवन चामलिंग की सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ सत्ता में वापसी कर सकेगी? इन सवालों का जवाब आना शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि इन दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और अब तक की मतगणना के जो रुझान निकलकर सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी 21 सीटों पर आगे है। आपको बताते चले इन 21 सीटों में से वो 10 सीटें भी शामिल है जो बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। एनपीईपी 2 और अन्य 1 पर आगे चल रही हैं। सिक्किम के रुझानों के मुताबिक सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सत्ता में है, वापसी करती हुई वो सत्ता में दिखाई दे रही है। 32 सीटों में से 22 सीटों पर आगे है। ये हम आपको अभी तक की टैल दिखा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी देखिए 60 में से 10 सीटों पर पहले ही निर्विरोध उसको जीत मिल चुकी थी। अभी मौजूदा वक्त में 60 में से 35 के जो रुझान निकलकर सामने आए हैं। बीजेपी 28 पर आगे चल रही है। एनपीपी सिर्फ 2 पर, कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे 1 पर, अन्य 4 पर। ये अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अरुणाचल के 50 सीटों पर आज हो रही है गिनती क्योंकि 10 के नतीजे निर्विरोध पहले ही यहां पर निकल कर आ चुके हैं। अरुणाचल में बीजेपी बहुमत की ओर धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ती हुई, जबकि सिक्किम में 32 में से 27 के अब तक के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। रुझानों में एसकेएम 26 पर आगे, जबकि एसडीएफ का खाता खुला है, बाकी दलों का खाता खुलता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा है। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। संजय कुमार जी मौजूद है हमेशा की तरह, संगीत रागी जी आ चुके हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे एग्जिट पोल पर और इन आंकड़ों को लेकर भी, चूंकि इंडिया गठबंधन के वो एक महत्वपूर्ण अंश है। लेकिन सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए संजय कुमार जी, ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके बहुमत की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, क्या बता रहे हैं आंकड़े? बिल्कुल मुझे लग रहा है तस्वीर एकदम साफ है। सुबह सुबह गिनती जब शुरू हुई उसके पहले ही बीजेपी ने 10 सीटों की बढ़त ली और वो 10 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। तो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार अरुणाचल में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। कोई उलटफेर या कोई इफ्स एंड बट्स का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब ये निर्विरोध चुन लिए जाने वाली जो प्रवृत्ति हमने लोकसभा में भी सूरत में सबसे पहले इस तरह से खबर आई, उसके बाद मध्य प्रदेश की खबर, ये जो स्थिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बताती है? कहीं तो उम्मीदवार ही खड़ा नहीं होता है, कहीं जो खड़ा होता है वो आखिरी में अपने नामांकन को वापस ले लेता है। कई तरीके हैं इसको देखने के लिए। मुझे लगता है कि अगर चुनावी तरीके से देखें तो ये जरूर है, ये बताता है कि ये पार्टी का कितना वर्चस्व है। दूसरी पार्टी लड़ाई में दिखाई नहीं पड़ती। बीजेपी एक उम्मीदवार खड़ा करती है और दूसरी पार्टियों को एक तरह से कहूं कि कोई उम्मीदवार उनके खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तो एक तो ये एक तरह से इसका विश्लेषण हो सकता है। कहीं कहीं जो क्रिटिक है वो ये भी कह सकते हैं कि शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जाता और कैंडिडेट को खड़ा नहीं करने दिया जाता। लेकिन मुझे लगता है कि करने नहीं दिया जाता, इस नैरेटिव के साथ मैं नहीं जाता। मुझे लगता है कि वर्चस्व इतना है, दूसरे कैंडिडेट को लगता है या पार्टी को लगता है शायद जीतना मुश्किल है, तो विड्रॉल हो जाता है। इसके पहले कि मैं संगीत रागी जी के पास जाऊं, एक और सवाल का जवाब आपसे मैं चाहूंगी। अरुणाचल प्रदेश जिसको लेकर चीन के मद्देनजर विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधता रहा है, लेकिन वहां पर बीजेपी जिस तरह से बहुमत की ओर आगे की ओर बढ़ रही है, कौन सा मुद्दा ऐसा रहा जो आपको लगता है कि उसने बीजेपी के लिए यहां पर अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से काम किया है? देखिए कई मुद्दे होंगे। मुझे लगता है कि भले ही विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन और हम कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपनी पॉपुलैरिटी है या उनकी जो एबिलिटी है वोट्स पुल करने के लिए पार्टी के लिए, वो लोकसभा में कहीं ज्यादा है। लेकिन फिर भी चूंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कमोबेश चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव है, उनके नाम पर पार्टी को वोट मिलती है। चीन के साथ जो संबंध है और जो जिस तरह से तनातनी चलते रहती है और नेशनलिस्ट मुद्दे को जिस तरह से बीजेपी आगे लेके आती है और बार बार इस बात का जिक्र होता है कि हिंदुस्तान कैसे दुनिया के पटल पर एक मजबूत देश के रूप में उभरा है और बार बार इस बात का जिक्र होता है कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं। इन सब चीजों का भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ
वोटरों के मन में असर पड़ता है। और यही कारण है कि जो नतीजे अभी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, नतीजे नहीं, रुझान है। हाँ। लेकिन ये रुझान ऐसे रुझान है कि ये नतीजों में इनके परिवर्तित होने की पूरी क्योंकि बहुत बड़ी बढ़त यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली है। कोई दूसरी पार्टी देखिए दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रही है। और पेमा खांडू के नेतृत्व में पिछली बार ही भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत वहां पर हासिल किया था। और आज अगर फिर से वहां पर जीत हासिल होती है तो फिर तीसरी बार पेमा खांडू नेतृत्व में अपने सरकार बनाने में वहां पर कामयाब हो जाएंगे। जल्दी से एक आंकड़ा आपको बताती हूं, पिछली बार बीजेपी ने 41 सीटें 2019 के विधानसभा चुनाव में जीती थी और कांग्रेस ने केवल 4 सीटें जीती थी, जबकि जनता दल यू और एनपीपी ने क्रमशः 7 और 5 सीटें जीती थी। इसके पहले 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 42 सीटें जीती थी। तो ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिस पर लगातार बीजेपी का घेराव करती रही कांग्रेस समेत तमाम विरोधी पार्टियां, लेकिन उसके बावजूद यहां पर बहुमत की ओर आगे बढ़ती हुई। लेकिन सिक्किम में मामला एकदम उलट दिखाई दे रहा है। बीजेपी अभी तक खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हो पाई है। संगीत रागी जी, जल्दी से एक टिप्पणी। मतलब अरुणाचल प्रदेश को लेकर आप लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन सिक्किम में तो खाता भी नहीं खुला है अभी बीजेपी का। देखिए, मुझे लगता है कि सिक्किम में भी भारतीय जनता पार्टी को ठीक करनी चाहिए थी। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिस पर कांग्रेस का शुरू से वर्चस्व रहा था और आप देखेंगे कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो मात्र 19 सीटों पर लड़ रही है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो सारी सीटों पर नहीं लड़ रही थी, फिर भी उसके पास बहुमत था और इस बार तो वो 60 के 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। ऐसे में मुझे लगता है एक चीज तो जो इन्होंने जिसका जिक्र किया, आप देखेंगे कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक चीज सामान्य देखने में आया है कि जो पार्टी केंद्र में सत्ता में होती है लगभग उसी पार्टी की सरकार वहां पर बनती है, मेजोरिटी वहां पर होती है। इसमें सिक्किम एक अपवाद है और मुझे लगता है कि उसका कारण है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वहाँ पर कुछ और जिनका जो पोलराइज नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, खास करके गारो हिल्स वगैरह के आसपास का, वो संभवतः रीजन हो सकता है कि सिक्किम के अंदर जो कुछ जो हिल्स के अंदर है, ये हम आसाम मेघालय की तरफ हम चले गए थे, जो सिक्किम के अंदर जो है वो वहां पर कुछ जो ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे। कुछ बुद्धिस्ट कम्युनिटीज के अंदर भी रिजेंटमेंट था। तो वो मिलाकर के कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि वो इसका असर दिख रहा है यहाँ पर सिक्किम के अंदर। लेकिन बाकी जगहों पर यदि आप मेघालय वगैरह यदि आप जाएंगे, हाँ। यदि इस ओर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी पैठ की है और उसका नतीजा जो है उनको लोकसभा चुनाव में भी दिख रहा था। ठीक है, अब ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी समेत दूसरी पार्टियों के लिए क्यों है ये राज्य, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जयंतो घोषाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंतो दा, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी बहुमत की ओर आगे की ओर बढ़ती हुई, जबकि सिक्किम में अब तक खाता भी नहीं खुला है। कैसे देख रहे हैं दोनों राज्यों के जो अब तक के रुझान निकलकर सामने आए हैं? देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी जी पावर में आने के बाद, मुझे अभी भी याद है, अमित शाह जी पार्टी प्रेसिडेंट बनने के बाद अशोका रोड में उस समय पुराना पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में हमें पहुंचना है अगर पैन इंडियन पार्टी बनना है। आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप। या बट समबडीज, हाँ बोले, वो पीसीआर से ऑडियो गया होगा। आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आप बता रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अब पैन इंडिया पार्टी बनने के लिए कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको जीतना जरूरी है। किसी वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से, हाँ जल्दी से। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 400 बार कम से कम मंत्री वगैरह गए हैं ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को जाके काम किया है, बिल्कुल और जाकर के काम किया है। और प्रधानमंत्री के तरफ से ये एक इंस्ट्रक्शंस था कि आप सिर्फ जाकर के दौरा नहीं करेंगे, आप वहां पर रुकेंगे, आप वहां पर काम करेंगे, उसका जायजा लेंगे। और उनकी पूरी विधिवत पीएमओ को रिपोर्टिंग होती थी। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम किया है प्रधानमंत्री स्वयं। जितने बाकी सारे प्रधानमंत्रियों को आप एक साथ मिला दें, उससे ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का विजिट जो है वो अकेले नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। तो नॉर्थ ईस्ट तो एक फोकस था ही शुरू से। ये सिक्किम में क्यों नहीं ऐसा हुआ है, ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है,
क्योंकि सिक्किम भारतीय जनता पार्टी के फेवरेबल जिसे हम कहते हैं, वहां पर अपने नहीं लेकिन वो समर्थन से सरकार बन जाती है। पिछली बार भी समर्थन से सरकार बनी थी, बेशक जो है वो एक ही दो उनके विधायक रहते हैं, लेकिन कोएलिशन की सरकार बन जाती है। और आप देखेंगे कि ये भी सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आगे बढ़ेगी। देखिए चित्रा जी, मुझे इसमें कुछ जोड़ना चाह रहा था कि ऐसे राज्यों को अगर आप देखें जिन राज्यों में स्ट्रांग रीजनल पार्टी एक से ज्यादा है, उन सारे राज्यों में बीजेपी के लिए अपनी पकड़ बनाना या मजबूती बनाना उतना आसान नहीं रहा है। आप चाहे ये आंध्रा की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, ये सारे ऐसे राज्य जहां पर आपको बहुत स्ट्रांग रीजनल पार्टी दिखाई पड़ेंगे। इवन बिहार में भी उन्हें समय लगा, दो स्ट्रांग रीजनल पार्टी है। अगर आप सिक्किम की बात करें तो दोनों स्ट्रांग रीजनल पार्टी एसकेएम और एसडीएफ। बिल्कुल। आप 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें, दोनों को 47% वोट थे। दोनों के वोट को जोड़ दें तो 94% वोट इन दोनों पार्टियों के पास थी। ये अपने आप ये बताता है कि कितनी स्ट्रांग रीजनल पार्टी वहां पर मौजूद है। बीजेपी को सिर्फ 1.6% वोट मिला था। बीजेपी ने सिर्फ 12 सीटें चुनाव लड़ा, और अगर उन सीटों पर भी देखें तो पर सीट जहां उन्होंने चुनाव लड़ा था तो सिर्फ 4% वोट था। तो 2019 तक तो कामयाब नहीं हो पाई है बीजेपी, और उसका एक मुख्य कारण मुझे यही लगता है, स्ट्रांग रीजनल पार्टी के लिए के किले को भेद पाना बीजेपी के लिए उतना अभी आसान नहीं है। लेकिन संजय जी आप देखिए, दो स्ट्रांग पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी वहां अच्छा एनरोल कर रही है। महाराष्ट्र में जो है वो शिवसेना, जो हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, लेकिन शरद पवार की एक पार्टी जो स्ट्रांग रीजनल पार्टी थी, वो वहां आती है और भारतीय जनता पार्टी वहां एनरोल करती है। तो थोड़ा इसका अपवाद भी हमको देखने को मिल रहा है। आप जाएं आसाम चले जाते हैं, आसाम में एक असम गण परिषद थी। असम गण परिषद को पीछे छोड़ करके वो ऐसा लगता था, चूंकि आसाम मूवमेंट बहुत लीड किया था, तो असम गण परिषद की लड़ाई पहले कांग्रेस पार्टी के साथ हुई थी। कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली ये कर रही है। पहले असम गण परिषद मार्जिन पे चली जाती है, बाद में कांग्रेस डोमिनेट करती है सिनेरियो। उस कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी, यहां पर तो तर्क ये वाकई लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और ये जो है वो दोनों अपवाद हो जाते हैं। और बिहार में भी, बिहार में यदि हम आज के दिन में वोटों का प्रतिशत देखें और पॉपुलैरिटी के ध्यान में रखते हैं, तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है उनका वोट परसेंट 12 से 15% के बीच में ही है, और वही वोट बैंक जो है वो नीतीश जी को कभी इस पार्टी में ले जाता है, कभी उस पार्टी पे।